नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नीड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मैस्लॉज हायरार्की नीड है उस थ्योरी में जो नीड्स की हायरार्की दी गई है उसको आपको बॉटम से टॉप में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपको चार नीड्स बता दिए गए हैं, ए है सोशल, बी है फिजियोलॉजिकल, सी है एस्टीम और डी है सेफ्टी। तो आपको इन चारों को, इन जो चार नीड है इनको बॉटम टू टॉप में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि मैस्लो हायरार्की नीड में जो है 5 नीड होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे बॉटम पे होता है, फिर उसके ऊपर सेफ्टी नीड होता है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस होता है, फिर एस्टीम नीड होता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। क्लियर। तो सबसे नीचे क्या है बॉटम में फिजियोलॉजिकल, फिर उसके ऊपर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगनेस यानी कि सोशल, और फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सबसे पहले बॉटम में क्या रहेगा? बी यानी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड यानी डी, फिर उसके बाद ए यानी कि सोशल जिसको हम लव एंड बिलोंगनेस नीड भी कहते हैं तो सोशल नीड, और उसके बाद सी रहेगा सेल्फ एस्टीम नीड, और सबसे ऊपर क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बी डी ए सी, फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल एंड देन एस्टीम नीड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। एक संगठित संरचना में निर्णय लेने के अधिकार को प्रत्योजन करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की और उसको जो है वो पास ऑन कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो डिस्पर्स कर रहा है, दूसरों को भी जो है वहां पर अथॉरिटी दे रहा है कि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग ले कर सकते हैं। तो इस चीज को क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन 3 डेलीगेशन ऑफ पावर, या फिर ऑप्शन 4 डिफरेंशिएशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करिए कि 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल के पास जो है पावर थी डिसीजन मेकिंग की। क्लियर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को उन्होंने डिस्पर्स कर दिया कि मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और जो लोअर लेवल के लोग हैं वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। पहले क्या था? सिर्फ टॉप लेवल वाले ही मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग कर सकते थे किसी भी चीज को लेकर। क्लियर। तो ये सेंट्रलाइज था कि सिर्फ टॉप लेवल वाले करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब मिडिल वाले और लोअर लेवल के मैनेजर भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज किया है। इन्होंने क्या किया? डिसेंट्रलाइज, यानी कि इन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर को स्प्रेड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्रेड किया है सेंट्रल पॉइंट से लोअर लेवल में। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक ही जगह पे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो किसी एक ही के लोगों में होती, एक ही लेवल पे होती, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग मैनेजर्स को है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द स्केलर प्रिंसिपल विच टर्म इज यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप इन विच सुपीरियर एक्सरसाइज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर अ सबऑर्डिनेट। यानी स्केलर सिद्धांत के अनुसार उस संबंध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसमें एक वरिष्ठ एक अधीनस्थ पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है। क्लियर। देखिए स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन या फिर इसको हम स्केलर प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर। तो स्केलर चेन जो होता है मैनेजमेंट में, इसको हेनरी फ्योल ने डेवलप किया था और उन्होंने कहा कि फॉर्मल और हायरार्किकल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। कहां पर? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और हायरार्किकल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप से बॉटम, यानी कि सबसे जो सुपीरियर होगा उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा अपने सबऑर्डिनेट में, और उस सबऑर्डिनेट का जो सबऑर्डिनेट होगा उसका अपना डायरेक्ट कंट्रोल होगा। क्लियर। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, हायरार्किकल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। ये किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन प्रिंसिपल में कहा था। डिक्टेटिंग दैट कम्युनिकेशन शुड फ्लो स्ट्रिक्टली अलोंग दिस चेन फॉर क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्डर। उन्होंने कहा कि जब हायरार्की लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी तो जो कम्युनिकेशन होगा वो जो है क्लैरिटी के साथ जो है फ्लो करेगा उस चेन में। क्लियर। स्केलर प्रिंसिपल स्केलर चेन में। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज पर द स्केलर प्रिंसिपल व्हिच टर्म इज यूज्ड फॉर रिलेशनशिप इन व्हिच सुपीरियर एक्सरसाइज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट, दैट इज ऑप्शन 2 लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में डायरेक्ट कंट्रोल होता है
सबऑर्डिनेट के ऊपर सुपीरियर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिया गया है। लिस्ट वन में डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव दिया गया है और लिस्ट टू में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट वन के नैरेटिव को लिस्ट टू के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल से मैच करना है। क्लियर। तो सबसे पहला यहाँ पर लिस्ट वन में ए देखेंगे क्या है, द अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द लोएस्ट इकोलोन एंड क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू whom, यानी प्राधिकार की अटूट रेखा जो संगठन के शीर्ष से लेकर सबसे निचले स्तर तक फैली हुई है और यह स्पष्ट करती है कि कौन किसे रिपोर्ट करता है। तो इसको क्या कहेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चैन ऑफ कमांड या फिर अथॉरिटी। तो इसको कहेंगे चैन ऑफ कमांड। चैन ऑफ कमांड, कमांड का पूरा चैन बना हुआ है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्लियर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और ये पूरा लिंक जो है टॉप से बॉटम तक फैला हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको कहते हैं चैन ऑफ कमांड। तो लिस्ट वन का जो ए है वो लिस्ट टू के 3 से मैच करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लिस्ट वन का जो बी है, द राइट इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर एंड टू एक्सपेक्ट द ऑर्डर टू बी ओबेड, यानी आदेश देने और आदेश के पालन की अपेक्षा करने के लिए प्रबंधकीय स्थिति में निहित अधिकार को क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर अथॉरिटी। चैन ऑफ कमांड तो हो गया, तो अब बचे 3 ऑप्शन लिस्ट टू से, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर अथॉरिटी। देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, आदेश देने का अधिकार। आप इससे पकड़ सकते हैं कि आदेश देने का अधिकार जिसके पास होता है तो इसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अथॉरिटी। पावर है ना, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको आदेश दे सकता हूं। सब जो सुपीरियर होता है उसके पास अथॉरिटी होता है, पावर होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है और एक्सपेक्ट करेगा कि वो ऑर्डर फुलफिल किया जाएगा सबऑर्डिनेट द्वारा। क्लियर। तो बी के लिए करेक्ट मैचिंग कौन सी होगी, तो दैट इज लिस्ट टू के 4 से मैच होगा। क्लियर। अब लिस्ट वन का सी देखिए, सी क्या है, द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू whom she or he is directly responsible to, यह विचार कि एक अधीनस्थ के लिए एक ही प्रबंधक होना चाहिए जिसके प्रति वे सीधे उत्तरदायी होंगे, उसको क्या कहेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि सभी लोग एक ही से कमांड लेंगे, जो भी इंप्लॉइज हैं, जो भी सबऑर्डिनेट हैं, वो सिर्फ एक सुपीरियर से कमांड को फॉलो करेंगे। उनको अलग अलग मैनेजर आके ऑर्डर देके नहीं जा सकता है, कोई एक ही मैनेजर उनको ऑर्डर देगा। क्लियर। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहां पर सी में क्या बोला जा रहा है, सी में यही चीज तो बोली जा रही है कि यह विचार कि एक अधीनस्थ के लिए एक ही प्रबंधक होना चाहिए, यानी एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो लिस्ट वन का सी जो है वो लिस्ट टू के 1 से मैच करेगा। तो बचा कौन सा, लिस्ट वन का डी। डी क्या कह रहा है, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द नंबर ऑफ लेवल या फिर लेयर्स एंड मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में स्तरों या फिर परतों और प्रबंधकों की संख्या के बारे में विवरण। इसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोई भी मैनेजर के अंदर कितने लोगों को वो कंट्रोल कर रहा है। एक सुपीरियर है तो कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्लियर। तो लिस्ट वन का जो डी है वो मैच करेगा लिस्ट टू के 2 से। तो ये सारे टर्म्स जो हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चैन ऑफ कमांड, अथॉरिटी, इन सबको इन डिटेल लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया गया है, तो आप लेक्चर वीडियोस जरूर देख लें। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन द करेक्ट ऑर्डर। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं ABCD में। इन ABCD को करेक्ट ऑर्डर में जो है आपको अरेंज करना है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स अ मैनेजर पासिस डाउन स्पेसिफिक टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है, जो पावर सुपीरियर के पास है उस पावर को वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर। तो सिर्फ पावर ही नहीं ट्रांसफर करेगा, पावर के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देगा, कोई टास्क भी देगा उसको जिससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग हो वो ले सके। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है पावर का टू डू वर्क। वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी पावर चाहिए उस पावर को ट्रांसफर करना ही डेलीगेशन कहलाता है। क्लियर। तो नॉर्मली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कौन करता है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है पावर। क्लियर, डिसीजन मेकिंग का। तो यहां पर आपको स्टेप्स दिए गए हैं। ए है असाइनिंग टास्क टू द पोजीशन, पद
पद को कार्य सौंपना। बी है डिटरमाइनिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पोजीशन, किसी पद से अपेक्षित परिणामों का निर्धारण करना। सी है डेलीगेशन अथॉरिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क, कार्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन। और डी है होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, निहित पद पर व्यक्ति के कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराना। तो आपको ये जो 4 स्टेप दिए गए हैं, इन चारों को सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के स्टेप्स हैं। तो देखिए, जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो सबसे पहले किसको जो है डेलीगेट करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? और उस डेलीगेशन से क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज डिटरमाइन की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी पोजीशन को, जिस भी पोजीशन को आप डेलीगेट करने वाले हो, उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, पहले आप उसको डिटरमाइन करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी होगा, डिटरमाइनिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पोजीशन। क्लियर? कि जिस भी पोजीशन को आप डेलीगेट करने वाले हो, उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले उसको आप डिटरमाइन कर लीजिए। उसके बाद जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि किसी भी पोजीशन से क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसको टास्क को असाइन कर दोगे। उसको टास्क असाइन करोगे ना कि तुम्हें करना क्या है भाई। आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट के लिए पहले उसको टास्क दोगे, टास्क को परफॉर्म करेगा तभी तो रिजल्ट आएगा। तो बी के बाद क्या हो जाएगा, ए, यानी असाइनिंग टास्क टू दी पोजीशन। पहले पोजीशन से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको डिटरमाइन कर लीजिए, फिर टास्क को, पोजीशन को असाइन कर दीजिए, टास्क को सबऑर्डिनेट को असाइन कर दीजिए। उसके बाद टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना पोजीशन के पास, तो आप अथॉरिटी को डेलीगेट करिए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी अथॉरिटी चाहिए, जो भी पावर चाहिए, उसको आप डेलीगेट करोगे पोजीशन को, यानी सबऑर्डिनेट को। और उसके बाद लास्ट में आएगा डी, होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। और फिर जिस भी पोजीशन को, जिस भी सबऑर्डिनेट को आपने टास्क असाइन किया था और अथॉरिटी डेलीगेट की थी, उसको आप होल्ड करोगे, रिस्पॉन्सिबल बनाओगे कि वो टास्क को कंप्लीट करे। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डी। तो सबसे पहले क्या होगा, बी डिटरमाइनिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पोजीशन, देन ए असाइनिंग टास्क टू द पोजीशन, देन सी डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, एंड देन डी होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। क्लियर? तो सबसे पहले आपने रिजल्ट क्या चाहिए उसको डिटरमाइन कर लिया, फिर आपने टास्क को असाइन किया, फिर आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, यानी पावर डेलीगेट कर दी, और उसके बाद फिर लास्ट में आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि टास्क को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको है। क्यों क्यों है? क्योंकि उसको आपने टास्क असाइन किया और साथ ही साथ उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट कर दी है, तो अब वही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, बी ए सी डी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।